साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास पढ़ेंगे। इससे पिछली कक्षा में भी हम समास ही पढ़ रहे थे और जो समास हमारा चल रहा था कर्मधारय समास, उसी को पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि कर्मधारय समास आज की इस कक्षा में पूरा हो जाए और उसके बाद आगे वाले समास पढ़ेंगे। अभी शुरू करते हैं। देखेंगे कुछ और उदाहरण हम कर्मधारय समास के ले रहे हैं। जैसे भी हम कल बात कर रहे थे कि सत्य जो है, ये सत्य भी सत्य का अर्थ होता है अच्छा, विशेषता बताता है। इसका ये सत्य के अर्थ में आता है। ये जो है सत्य, ये सच के अर्थ में भी आ सकता है, सद भी बन सकता है। और एक इसका और ये सन भी हो सकता है और ये सज भी हो सकता है। ये संधि के अनुसार बदलते जाते हैं, लेकिन ये सभी अच्छे के अर्थ में आते हैं। तो देखेंगे यहाँ इसके कुछ उदाहरण हमने करे। यहाँ ये जो है सज्जन है, सत है जो जन, सदाशय सत और आशय का है। सत है जो आशय, सदगति, सत है जो गति, सदाचार, सत है जो आचार। ये सत के उदाहरण हैं। अभी हमने कल बात करी थी कि सु एक होता है और एक होता है कु। ये दोनों ही क्या होता है, एक अच्छे के अर्थ में और एक बुरे के अर्थ में आता है। दोनों ही क्या होता है, विशेषता बताते हैं। तो देखो सुपाच्य, सु है जो पचने में, यानी सु का अर्थ अच्छा होता है। कु देखो कुमति, कुत्सित है जो मति, या कल कुपुत्र कर रहे थे, कुमार्ग कर रहे थे, वैसे ही कुकृत्य, कुत्सित है जो कृत्य, यानी कुत्सित का अर्थ होता है बुरा, बुरे के अर्थ में आता है कुत्सित, इसका विग्रह करते हैं हम। कदाचार, कुत्सित है जो आचार। अब इसमें देखो ये जो कु है ये कभी कभी का बन जाता है और कभी कभी कद भी बन जाता है, ऐसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। अल्प, कल भी बात कर रहे थे, अल्पसंख्यक अल्प हैं जो संख्या में, जैसे बहुसंख्यक कर रहे थे। अल्प आयु, अल्प है जो आयु, अल्प अल्प का मतलब कम, और कम क्या होता है, एक विशेषता होती है उसकी। तीव्र बुद्धि, तीव्र है जिसकी बुद्धि, ये भी इसमें आ जाएगा। बहुमूल्य, बहुत है जिसका मूल्य, यानी ये बहु शब्द भी इसमें आता है। दीर्घायु, दीर्घ है जिसकी आयु, दीर्घ का अर्थ भी क्या होता है, बड़ा होता है। साथियों यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे कि दीर्घ जो शब्द है उसका अर्थ बड़ा होता है, लेकिन ये बड़ा जो है वो समय में होता है। समय में, जैसे हम आयु में बोलते हैं दीर्घायु, लेकिन किसी भी आकार में बड़ी चीज़ को दीर्घ नहीं कहते हम। दीर्घ समय की दृष्टि से आपने देखो ना, जैसे हम वर्ण पढ़ रहे थे हर्स्व दीर्घ स्वरों में, तो हर्स्व का मतलब कम समय लगता है, दीर्घ का मतलब ज़्यादा समय लगता है। समय की दृष्टि से बड़ा होता है, उसे हम दीर्घ कहते हैं। ये बात भी हमें ध्यान रखनी, समय की दृष्टि से बड़ा है। काली मिर्च, ये काली क्या है, इसकी विशेषता है, रंग है काला, काली, तो ये काली है जो मिर्च। ये इसमें भी समास कौन सा हो गया, कर्मधारय समास। इसी तरह लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, तो लाल भी क्या है, रंग है, काली भी रंग है। नील गाय, नील क्या है, देखो रंग होता है नीला, नीली है जो गाय। नवोढ़ा, नव है, नव है जो ऊढ़ा, ऊढ़ा का अर्थ होता है विवाहिता। तो नव का अर्थ क्या हुआ, नई नई जिसकी शादी हुई है, नव विवाहिता हम कह सकते हैं उसको। तो नव का अर्थ नए के अर्थ में आता है कर्मधारय समास, नो के अर्थ में आता है द्विगु समास, ये हमें ध्यान रखना है। लघुतर, इसमें संधि बनी है लघु और उत्तर की, यानी हम लघु और उत्तर ऐसे जोड़ते हैं ना, तो ये बनता है, इसका छोटा और छोटा वो मिलकर बड़ा हो जाता है। लघु का अर्थ छोटा होता है, लघु है जो उत्तर। विशाल, विशाल का अर्थ बड़ा होता है, तो विशाल काय, विशाल है जिसकी काया, तो ये विशाल भी क्या है, आकार के अर्थ में आता है। नव आगंतुक, नव और आगंतुक की संधि बनी है, यहाँ देखेंगे नव, नव है जो आगंतुक है, नया नया जो आया है अभी अभी, उसके लिए शब्द प्रयोग में आता है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, किस प्रकार से शब्दों पर फोकस करेंगे कि ये आएंगे तो विशेषता बता रहे हैं। इसके बाद देखेंगे आगे कुछ और उदाहरण लेते हैं, ये देखेंगे अभी। इसमें एक हमारे पास है कृष्ण सर्प। अब देखो यहाँ कृष्ण का अर्थ जो होता है वो काला है, काले के अर्थ में यहाँ कृष्ण आ रहा है, ये भी ध्यान रखना। काले के अर्थ में आए तो हम इसमें कर्मधारय करेंगे, और यदि कृष्ण काले के अर्थ में नहीं आता है तो फिर नहीं होगा। कृष्ण है जो सर्प, यानी कृष्ण का अर्थ काला सर्प है।
इसके बाद देखो परमात्मा, परमात्मा में परम और आत्मा की संधि है। परम है जो आत्मा, और परम का जो अर्थ है, परमाणु में भी परम आया था, तो उसके लिए आता है ये सूक्ष्म के रूप में आता है। विशाल बाहु, विशाल है जिसकी बाहुएं, विशाल भी क्या होता है, आकार होता है। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जो आचार, भ्रष्ट क्या है, बुरे के अर्थ में आता है, तो विशेषता बताता है। रक्त लोचन, रक्त हैं जिसके लोचन। अब रक्त का जो अर्थ होता है वो होता है लाल, या लाल के अर्थ में रक्त आता है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है, नहीं तो कर्मधारय नहीं होता। ये कबूतर के लिए भी प्रयोग में आता है शब्द रक्तलोचन, उसका भी पर्यायवाची है। वृत्तर, ये वृत्त और तर को देखो इस तरह से जोड़ा हुआ है, वृत्त और तर। अब इसको या तो आप यूं कर दो, यूं लिख सकते हैं, और या इसको इस तरीके से, लेकिन इसका देखें आप एक मिनट, इसमें वृत्त और उत्तर शब्द जो हैं वो दोनों मिलकर बने हैं, वृत्त और उत्तर। तो ये तय जो है ये वृद्धुत्तर बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये इसमें टाइपिंग में मिस्टेक रही हुई है, वृद्धुत्तर, वृत्त उत्तर यानी बड़ा है जो उत्तर, ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है ये। अब देखो इस समास में कुछ ऐसे पद जहाँ दोनों ही विशेषण होते हैं। अभी तक जितनी भी बात करी हमने, एक करा विशेषण और विशेष्य वाली बात, कभी कभी इसमें दोनों तरफ भी विशेषण हो सकते हैं। जैसे लाल और सुर्ख, मैंने पहले भी बताया आपको कल भी, लाल सुर्ख, तो लाल का अर्थ तो लाल होता है, सुर्ख का अर्थ होता है गहरा लाल। तो देखो जो लाल है, जो सुर्ख है, इसका विग्रह हो गया, और सुर्ख का अर्थ होता है अत्यंत लाल या गहरा लाल, ये ध्यान में रखना है। इस तरह पीला जर्द, पीला भी पीला होता है, जर्द का मतलब भी ज़्यादा पीला होता है। जो पीला है, जो जर्द है, और जर्द का अर्थ है अत्यंत पीला यानी ज़्यादा पीला। ये दोनों ही विशेषता, ये भी विशेषता बता रहा है, ये भी बता रहा है, दोनों ही लाल है, एक लाल है एक ज़्यादा लाल है, एक पीला है एक ज़्यादा पीला है। काला शाह है, का जो काला है जो शाह है, अब काला तो काला होता ही है, शाह का मतलब शाही के रंग का, वो भी काला की तरह ही होता है, नीला या काला दोनों का मिक्सअप सा होता है, शाह है यानी रंग है। ये भी हरा सघन, ये भी दोनों विशेषता बता रहा है, ये हरा है तो हरा रंग है, और सघन का मतलब जो बहुत ज़्यादा एक साथ चीज़ें होती हैं, सघन भी विशेषता बताती हैं, घनी चीज़ों के लिए बोलते हैं, जो हरा है जो सघन है ये है। राजर्षि, जो राजा है जो ऋषि है, जो राजा भी है और ऋषि भी है, दोनों विशेषताओं से युक्त है। ये भी क्या है, कर्मधारय समास, यानी किस ये राज्य से कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जो राजपाट संभालते थे, और कुछ समय के लिए वो ऋषि भी बन जाते थे, मतलब वन में तपस्या वगैरह भी करते थे, तो दोनों विशेषताएं थी उनमें, उनको हम राजर्षि बोलते थे, जो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। इसी तरह जैसे देवर्षि से नारद जी हैं, जो देवता भी हैं और ऋषि भी हैं, तो जो देव हैं जो ऋषि हैं, ये इसमें भी कर्मधारय समास होगा। अब नारद जी के लिए देवर्षि शब्द प्रयोग में नहीं लेते हैं हम लोग, तो देवर्षि नारद, इसलिए हम इसमें बहुव्रीहि नहीं करते हैं, कर्मधारय समास ही करते हैं, इसका भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये दोनों तरफ विशेषता बताने वाले जो हैं, ये इसमें आपके कुछ उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखेंगे इसमें एक और नई जो बात है जो हमने इसमें पढ़ी थी, लेकिन अभी समझनी हमें, उपमान उपमेय संबंध वाली। देखो उपमान उपमेय में क्या होता है, उपमान क्या होता है, प्राकृतिक वस्तु होती है, और प्राकृतिक वस्तु होती है, और उपमेय क्या होता है, शरीर का अंग होता है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे हमारे पास उदाहरण है चंद्रमुख, तो चंद्र क्या है, इसमें प्राकृतिक वस्तु है, और मुख क्या है, शरीर का अंग है, ये क्या हो गया, उपमान हो गया। ये क्या हो गया, उपमेय हो गया। ये क्या है, उपमान, ये क्या है, उपमेय। अब देखो इसमें क्या है, इस प्रकार के समास में पहला पद उपमान, दूसरा पद उपमेय होता है। ये उल्टा भी हो सकता है, क्रम उल्टा सीधा होगा, समास नहीं बदलेगा, बस विग्रह में तरीका बदल जाएगा। जिससे उपमा की जाती है वो उपमान होता है। उपमान प्राय प्राकृतिक वस्तु होती है या अप्रस्तुत होता है, मतलब हमारे पास नहीं होता है। उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा की जाती है उपमेय होता है। जिसकी, जिसके, अब कंफ्यूज मत हो जाना। देखो किसी नायिका का मुख है, उसकी उपमा किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से, तो जिसकी उपमा की जाए, किसकी कर रहे हैं, मुख की, तो क्या हो गया, उपमेय। जिससे करें, किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से कर रहे हैं, तो चंद्रमा क्या हो गया, उपमान। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखो जिसकी उपमा की जाती है उपमेय, और जिससे की जाती है उपमान, ये थोड़ा सा ध्यान।
उपमेय, उपमेय प्राय शरीर का अंग होता है, जैसे मुख है, चरण है, आंखें हैं, ऐसे, या प्रस्तुत होता है, यानी जो हमारे पास होता है। कुल मिला के कवि जो हैं वो किसी भी नायिका के मुख की तुलना, उसके चरणों की यानी पैरों की तुलना, उसकी आँखों की तुलना, इसकी तुलना दूसरों से करते हैं। कभी चंद्रमा से करते हैं, कभी कमल से करते हैं, इस तरीके से तुलनाएं करते हैं। तो वो ही जिससे करते हैं वो उपमान, और जिसकी कर रहे हैं उपमेय, ये ध्यान रखना। बाकी आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ये देख लेंगे कि शरीर का अंग पहले आ रहा है या बाद में। यदि शरीर का अंग बाद में आ रहा है तो के समान लगाएंगे विग्रह में, और पहले आ रहा है तो रूपी लगा देंगे, बस इतना ध्यान रखना। अब देखो चंद्र मुख जो शब्द है, इसमें चंद्र उपमान होता है और मुख उपमेय होता है। अब उपमान पहले आता है और उपमेय बाद में आता है, तो विग्रह करते समय उन दोनों के बीच में के समान शब्द जोड़ते हैं। जैसे चंद्रमुख में क्या आ रहा है, उपमेय, ये आ रहा है पहले उपमान, मुख आ रहा है बाद में उपमेय। तो हम इसका क्या करेंगे, उपमान पहले आ रहा है, चंद्र पहले आ रहा है, तो विग्रह में क्या करेंगे, के समान शब्द हम लगा देंगे। और इस प्रकार समास, इस प्रकार के समास को उपमा कर्मधारय समास कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चंद्र मुख का क्या बन जाएगा, चंद्र के समान मुख, इस तरह से। चंद्र नयन बन जाएगा, तो चंद्र के, चंद्र जैसे इसका चंद्र क्या, कमल नयन बनेगा, तो कमल के समान नयन, इस तरीके से बनेगा। इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं, इसको ये देखेंगे आप। जैसे यहाँ अपने पास चंद्र मुख, तो चंद्र क्या है पहले, उपमान, मुख क्या है, उपमेय। तो आप देखो उपमान पहले, उपमेय बाद में, क्या लगाएंगे, के समान, तो चंद्र के समान मुख। इसमें देखो चंद्र और वदन, वदन का अर्थ क्या होता है, वदन का अर्थ भी मुख ही होता है। चंद्र के समान वदन, वदन जो होता है इसका अर्थ होता है मुख, और बदन होता है इसका अर्थ होता है शरीर। थोड़ा सा अंतर है लेकिन दोनों के अर्थ अलग होते हैं। कमल नयन, कमल क्या है, वही प्राकृतिक वस्तु है, यानी उपमान हो गया, उपमान हो गया, तो कमल के समान नयन। वज्र हृदय, वज्र के समान हृदय, वज्र से अपने हृदय की तुलना किससे करें, वज्र से, वज्र अपने पास नहीं है, हृदय है, तो वज्र के समान हृदय। ये शरीर का अंग जो है ये बाद में आ रहा है, देखो जैसे नयन आ रहा था, जैसे वदन आ रहा था, जैसे मुख आ रहा था। राजीव लोचन, राजीव का अर्थ होता है कमल होता है। अब कमल क्या है, प्राकृतिक वस्तु है, लोचन आँख को बोलते हैं, शरीर का अंग है, राजीव के समान लोचन। मृग लोचनी, मृग यानी हिरण, और हिरण के समान क्या है, आँखों वाली, तो यहाँ हिरण क्या है, अप्रस्तुत है, हमारे पास नहीं है, तो मृग के समान लोचन वाली, मृग लोचनी। पाषाण हृदय, अब हृदय क्या है, शरीर का अंग है, बाद में आ रहा है। पाषाण जो प्राकृतिक वस्तु भी है, पाषाण के समान हृदय। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखेंगे, उपमान पहले आने पर के समान लगाना है। कुछ और उदाहरण देखेंगे इसमें, जैसे मीनाक्षी। अब मीनाक्षी शब्द जो है ये मीन और अक्षी से मिलकर बना है। इसमें देखो दो तीन शब्द हैं, एक होता अक्ष होता है, एक अक्षी होता है, और एक अक्षी बड़ी मात्रा होती है। इस अक्ष का अर्थ होता है धुरी, जैसे धरती अपने अक्ष पर घूमती है। इस अक्षी का अर्थ होता है आँख, और इस अक्षी का अर्थ होता है आँख वाली। ये थोड़ा सा तीन इनको ध्यान रखेंगे। मीनाक्षी का जो अर्थ है मछली जैसी आँख वाली, मीन धन अक्षी, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। मीन यानी मछली, किसी की आँखों की तुलना किससे कर रहे हैं, मछली से कर रहे हैं, मीन से कर रहे हैं। मछली की आँखों को बहुत सुंदर माना जाता है, इसीलिए किसी नायिका की आँखों की तुलना मछली से करते हैं। मछली की आँखें सुंदर होती हैं, हिरण की आँखें सुंदर होती हैं, और एक खंजरीट पक्षी होता है उसकी आँखें सुंदर होती हैं। ऐसे कईयों से तुलना करते हैं आँखों की। जैसे चाल होती है, हंस की सुंदर होती है, तो हंस की चाल से तुलना करते, चाल की या गमन की तुलना हंस से करते हैं। यहाँ पे मीन यानी मछली, या मछली शब्द जो है मीन, वो क्या है, यहाँ प्राकृतिक माना गया है। अक्षी आँख शरीर का अंग है, तो ये क्या हो गया, मीन क्या हो गया यहाँ पर, उपमान हो गया, और अक्षी क्या हो गया, उपमेय हो गया। तो पहले उपमान आ रहा है, यानी पहले क्या आ रहा है, प्राकृतिक वस्तु, तो वही आएगा मीन के समान अक्षी वाली। देखो अक्षी का अर्थ है आँख वाली, तो हम यहाँ पे अक्षी वाली, यहाँ पे छोटी मात्रा करनी पड़ेगी, अक्षी का अर्थ आँख होता है,
इसलिए आँख के अर्थ में लिखेंगे तो यहाँ पे मात्रा छोटी रहेगी। वज्र देह, किसी की देह यानी शरीर है तो शरीर वही हो गया, वज्र के समान देह, शरीर क्या उपमा उपमेय हो गया। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, ये ध्यान रखना, प्राण है जो ये दूसरे अर्थ में चलेंगे। कमलाक्ष, कमल, ये कमल और अक्षी, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, कमल और अक्षी इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कमलाक्ष बनेगा। यहाँ पर साथियों क्या हो गया कि अक्षी जो है ये अक्ष में बदल जाता है, अक्षी जब संधि में आता है तो ये अक्ष में बदल जाता है। कमल के समान, तो कमल क्या है, प्राकृतिक वस्तु है, कमल के समान अक्षी यानी आँखें। कुसुम कोमल, कुसुम यानी होता है फूल, फूल के समान कोमल, तो फूल भी क्या है, प्राकृतिक है, कुसुम के समान कोमल, ये ध्यान रखना। विद्युत चंचला, विद्युत और चंचला इन दोनों को यहाँ से जोड़ेंगे, शब्द शुद्धि में भी आता है। विद्युत तय के बाद क्या आया, यहाँ पर तय के बाद चय आने से तय भी चय में बदल गया। विद्युत के समान चंचल यानी कभी आए कभी चली जाए। मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली यानी हिरण के समान नयनों वाली। हंस गामिनी, हंस के समान गमन करने वाली, हंस गामिनी, हंस से तुलना कर दी यहाँ पे। सिंधु हृदय, सिंधु के समान हृदय। इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है कि उदाहरण किस तरह से आएंगे। पहले यदि में उपमान आ जाता है तो हमें क्या लगाना है, समान लगाना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद एक दूसरा जो है इसमें, वो इसमें आ रहा है उपमेय उपमान संबंध, यानी उपमेय पहले उपमान बाद में, यानी क्या हो गया यहाँ पे, शरीर का अंग पहले आएगा और प्राकृतिक वस्तु है ये आएगी कहाँ पर, बाद में आएगी, ये हमें ध्यान में रखना है। इस प्रकार के समास में, ये समास आएगा यहाँ पर, समान नहीं आएगा, इस प्रकार के समास में पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है। पहला क्या होता है, उपमेय यानी शरीर का अंग, दूसरा क्या होता है, उपमान यानी प्राकृतिक वस्तु। इनमें विग्रह करते समय रूपी शब्द लगाते हैं, रूपी शब्द हम जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या रूपक अलंकार बन जाता है। इस समास को रूपक कर्मधारय समास भी कहते हैं। रूपक अलंकार के कारण हम इसको रूपी लिखते हैं। देखो चरण पहले आ रहा है यानी शरीर का अंग पहले आ रहा है, कमल बाद में आ रहा है, तो इसका हम क्या लगाएंगे, रूपी लगाएंगे। और इसमें एक बात विशेष और ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये कमल जो पहले भी पहले ही आ रहा था अब भी पहले आएगा, यानी ये इसमें बाद वाला पहले आएगा, कमल रूपी चरण है, ध्यान रखेंगे। देह लता, लता रूपी देह, ध्यान, लता पहले आ गया इसमें। मुख चंद्र, तो देखो मुख पहले आ रहा है, शरीर का अंग पहले है, इसमें आएगा चंद्र रूपी मुख। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। चरण और अरविंद, इसमें दोनों मिलेंगे, चरण और अरविंद, चरणाविंद हो गया है। तो अरविंद का अर्थ होता है कमल, अरविंद का अर्थ कमल होता है, कमल के अर्थ में ये आता है। तो देखेंगे अरविंद रूपी चरण यानी कमल के समान चरण, और इसमें ये रूपक होने से क्या हो गया, रूपी लगाते हैं। पुरुष सिंह, अब इसमें कोई व्यक्ति है उसकी तुलना किससे कर रहे हैं, शेर से कर रहे हैं। पुरुष पहले आ गया, शेर बाद में, यानी प्राकृतिक वस्तु शेर बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे रूपी आ जाएगा, सिंह रूपी पुरुष। मुखारविंद, मुख और अरविंद को जोड़ रहे हैं, अरविंद यानी प्राकृतिक वस्तु बाद में है तो रूपी लगेगा, यानी अरविंद रूपी मुख, इसमें इस तरह बनेगा। कीर्ति लता, इसमें आ जाएगा लता रूपी कीर्ति, ये लता जो प्राकृतिक वस्तु है ये बाद में आ रही है तो यहाँ पर यही होगा। संसार सागर, इसमें सागर रूपी संसार, यहाँ पे देखो ये सागर है, ये भी प्राकृतिक है, ये बाद में आ रहा है। भव सागर, ये सागर देखो बाद में, सागर रूपी भव, भव का संसार होता है। चरण और अमृत, अब देखो इसमें चरण जो है, चरण का मतलब मुख, ये शरीर का अंग है, पहले आ रहा है, उपमेय पहले आ रहा है, उपमेय पहले आ रहा है तो ये हो जाएगा अमृत रूपी चरण, यहाँ पे दीर्घ संधि भी है। सागर, सागर वही प्राकृतिक वस्तु, ये बाद में आ रही है तो यहाँ सागर पहले आ जाएगा, सागर रूपी शौक, शौक सागर में। कहीं भी आपको एक क्लू मिल जाएगा कि कहीं आपको प्राकृतिक वस्तु समझ में आ जाएगी, कहीं आपको शरीर का अंग आ जाएगा, और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नर सिंह, तो सिंह क्या है, यहाँ प्राकृतिक है, सिंह रूपी नर हो जाएगा। नर शार्दुल, शार्दुल का अर्थ भी क्या होता है, शेर होता है। शार्दुल खेल विद्यालय, शार्दुल सिंह बीकानेर के राजा थे, उनके नाम पर है, तो शार्दुल का अर्थ होता है शेर। शार्दुल सिंह, तो दोनों तरफ ही शेर होता है, शार्दुल का अर्थ भी शेर, सिंह का अर्थ भी शेर, तो शार्दुल सिंह इसी तरह से। शार्दुल रूपी नर, तो इसमें देखो शार्दुल यानी ये शेर है, प्राकृतिक है, तो ये बाद में आ रहा है, तो ये पहले, ये क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ये ध्यान रखना, बस प्राकृतिक वस्तु बाद में या शरीर का अंग पहले, कुछ भी आ रहा है तो रूपी लगा देंगे। क्रोध अग्नि,
अब इसमें अग्नि रूपी क्रोध ध्यान रखेंगे। इसे क्रोध की तुलना किससे करी है? अग्नि से करी है इसे। तो अग्नि क्या है? प्राकृतिक है यहाँ पर, तो ये प्राकृतिक है जो बाद में आ रही है, इस तरह से ध्यान रखेंगे। तो साथियों अभी जो आज हमने पढ़ा कर्मधारय समास पूरा पढ़ लिया। कर्मधारय समास में बस 5 जो स्थितियां हैं उनका हमें ध्यान करना है, और वो 5 स्थितियां कौन कौन सी होती हैं? एक होती है गुणवाचक विशेषण और विशेष्य, दूसरी ये उल्टा हो सकता है, विशेष्य पहले गुणवाचक विशेषण बाद में हो सकता है। तीसरी स्थिति में दोनों तरफ ही गुणवाचक विशेषण होते हैं। चौथी जो है उपमान पहले उपमेय बाद में, और पांचवें उपमेय पहले और उपमान बाद में होता है। इस प्रकार 5 स्थितियों में कर्मधारय समास बनता है। कुछ विशेषता बताने वाले शब्द हैं उनको ध्यान रखेंगे कि भला आए तो क्या करना है? कर्मधारय करना है। नीला रंग है, लाल रंग है, आएंगे रंग आएंगे तो ये करेंगे। अल्प है, बहु है तो भी कर्मधारय करेंगे। और फिर ये चंद्रमुख और मुख चंद्र वाली बात को भी हम ध्यान में रखेंगे, यानी प्राकृतिक वस्तु पहले आती है या शरीर का अंग पहले आता है, उसके अनुसार उनका विग्रह करना भी आना चाहिए हमें। प्राकृतिक वस्तु पहले आती है तो के समान लगाते हैं, उपमा अलंकार होता है वहाँ। और यदि प्राकृतिक वस्तु बाद में आती, शरीर का अंग पहले आता है तो रूपी लगाते हैं। एक दोनों तरफ विशेषण है, जैसे लाल सुर्ख है, देवर्षि है, पीला जर्द है, काला शाह है, राजर्षि है, हरा सगन है, उनमें अब दोनों तरफ ही वो होता है विशेषता बताते हैं, दोनों तरफ ही गुणवाचक विशेषण है, तो उनका विग्रह हम अलग तरीके से करते हैं। जैसे हरा सगन, जो हरा है जो सगन है, काला शाह जो काला है जो शाह है, दोनों विशेषता बराबर महत्व देंगे उनको। तो इस प्रकार से कर्मधारय समास आज आपका पूर्ण हुआ। ध्यानपूर्वक सुना होगा आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही। कल हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे। द्वंद्व भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समास है, यानी द्विगु और द्वंद्व दोनों आपस में टकरा जाते हैं, तो उनको भी हम क्लियर करेंगे कि कब द्विगु होता है और कब